पॉइंट्स हैं उनको भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो जो मेजर पॉइंट होंगे बस इसमें हम उन्हीं को फोकस करेंगे। देन इसके बाद मैं आपको इसकी पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, तो कुछ जो पॉइंट्स है वो आप अपने से भी देख सकते हैं। तो हम पिछली क्लास में भी बात की थी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। पहला इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। सेकंड आपका था कि जो रिसर्च है एग्रीकल्चर सेक्टर में, डेवलपमेंट और एक्सटेंशन सर्विसेज को हमें ज्यादा प्रायोरिटीज देनी पड़ेंगी। और थर्ड था हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो फेयर हो और वहां पे आपकी जो स्टेबल सप्लाई पर्टिकुलरली डिफरेंट कमोडिटीज की कंटिन्यू वे में चलती रहे। तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को अटेन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इनहेंस किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो इन्वेस्टमेंट है प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर में या अप एंड डाउन स्ट्रीम सेक्टर्स या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके डेवलपमेंट को जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतना ज्यादा अपना जो कंट्री में हंगर है, पॉवर्टी है, इनको वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल एवरेज एनुअल नेट इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, तो वो है आपका करीब यहाँ पे 83 बिलियन यूएस डॉलर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और अगर बात करें हम यहाँ पे एवरेज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, जिसमें हम बेसिकली जो डिप्रिशिएटिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह उसको मिला लें, तो वो करीब आपका 209 बिलियन के समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है बढ़ाना। अब एग्रीकल्चर जो हम बात करते हैं कैपिटल के बेसिस पे, तो कंट्रीज की अगर बात करें, एग्रीकल्चरल कैपिटल स्टॉक पर पर्सन एक्टिव इन एग्रीकल्चर हैज ग्रोन लीस्ट। एंड जो आपका हंगर है उन पर्टिकुलर कंट्रीज में इसमें काफी ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो इतना ज्यादा ये देखने को मिल रहा है पर्टिकुलरली इन कंट्रीज विथ मोर देन 20% अनरिच्ड पॉपुलेशन, ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल कैपिटल स्टॉक हैज बीन आउटस्ट्रिप्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। देन रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पर कैपिटल पर पर्सन एक्टिव इन एग्रीकल्चर। देन यहाँ पे जो कैपिटल लेवल रेशियो है वो भी धीरे धीरे आपका यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है इन सब सारन अफ्रीकन कंट्रीज एंड साउथ एशिया के जो पार्ट है वहां पे। अब यहाँ पे हम कुछ मिलेनियम गोल्स थे जिनको 2015 तक कंप्लीट करना था। तो ये बेसिकली 8 आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें से पहले नंबर का जो गोल है वो है आपका यहाँ पे इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये याद रखना कि कितने मिलेनियम गोल हैं आपके, टोटल 8 हैं जिनको 2015 तक कंप्लीट करना था। पहला था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, सेकंड था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, देन प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। इसी तरीके से टोटल आपके ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि हम एक पर्टिकुलर क्लास में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते जाएंगे, तो लास्ट तक आते आते आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी IFPRI। ये बेसिकली आपकी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि आपकी वॉशिंगटन में स्थित है। तो ये याद रखना कहाँ पे स्थित है, वॉशिंगटन में। इसका जो मेन फोकस है वो है कि आपको हंगर और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए किस तरीके से उसका एंड किया जाए और उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज रिक्वायर्ड है, किस तरीके की पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाए जिससे कि हम इसको हटा सकते हैं। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1975 के टाइम पे और एक नॉन प्रॉफिट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ये प्रोवाइड करती है provide research based policy solution that sustainably reduce poverty and end hunger and malnutrition। एंड इसके साथ साथ ये आपका क्या है, CGIARI जो है आपका कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो उसका भी आपको पार्ट देखने को मिलता है। और इंडिया में बेसिकली इसका क्या है, जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे इंडिया में भी ऑपरेट करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसकी अगर हम बात करें, जो IFPRI है इसने कैलकुलेट किया है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट की और ज्यादा रिक्वायरमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड, जिससे कि हम जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, क्या है कि आपका पॉवर्टी और हंगर को हटाने का, इरेडिकेट करने का, तो उसको अचीव हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेटेड इंक्रीमेंटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट टू अचीव मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 1। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एस्टिमेट किया गया इसके द्वारा वो है करीब 28.5 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर के समथिंग आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। देन फर्दर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट्स एक ग्रोइंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर विद कैपिटल एंड मॉडरेट टोटल फैक्टर प्रोडक्टिव ग्रोथ की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
देन जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एग्रीकल्चर पे, वो बेसिकली पॉजिटिवली कोरिलेटेड होता है आपका कैपिटल फॉर्मेशन पे। जितना ज्यादा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करेगी, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो रिटर्न है आपके, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफिशियल डेवलपमेंट जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ओडीए है, वो आपको और ज्यादा बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे ओडीए कैन इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक फंडिंग। एडिशनल ओडीए टू एग्रीकल्चर नीड टू इम्प्रूव द रूरल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट थ्रू द इम्प्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशंस स्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में ये आपको काम करेगा। एंड इसके साथ साथ जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है आपका रूरल एरियाज में, उसको भी आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ये आपके ओडीए के डाटा है डिफरेंट देन जहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी जो मुद्रा का निवेश हम जनरली देखने को मिलते हैं। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग में कम डायनामिक है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर में। जनरली जो लोग होते हैं विदेशी, वो डिफरेंट सेक्टर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं रिसेंटली अगर हम देखें, तो इनका फोकस आपको ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ साथ आपका सीड प्रोपोगेशन, प्रोडक्शन ऑन फार्म, बेसिक प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग, इन पे भी इनका फोकस यहाँ पे देखने को मिला है। और इसके साथ साथ कुछ लास्ट ईयर में पर्टिकुलरली जो फूड एंड बेवरेज सेक्टर है, इसमें भी यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है। अब मेन टारगेट जो प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से हैं उसमें, तो इसमें आपका कॉर्न, कॉटन या डेयरी प्रोडक्ट, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट्स, मीट, ऑयल क्रॉप्स, राइस, सोयाबीन, ये सारी क्रॉप्स पे ज्यादातर एफडीआई आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मोस्ट इन्वेस्टिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं एफडीआई में, तो वो बेसिकली मैक्सिमम है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की, यूरोप, देन आपकी नॉर्थ अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है। इसके साथ साथ चाइना भी अभी कॉम्पीट कर रहा है यूएसए के साथ। और देन इसके साथ आपको अफ्रीका की कुछ कंट्रीज ही वहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे क्या होते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लैंड पे, या तो वो पर्टिकुलर उसकी ओनरशिप लेना चाहते हैं या फिर वो पर्टिकुलर उसको लीज पे लेना चाहते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, तो ये जनरली हम बात करते हैं जब साउथ अफ्रीका वाला जो रीजन है, वहाँ पे ये, या जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि परचेज एंड लीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड इन अफ्रीका बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स फॉर फूड प्रोडक्शन इन सपोर्ट ऑफ देयर फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई विदेशी व्यक्ति आके आपके यहाँ पे लैंड को लीज लेता है या परचेज करता है, तो उसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स इश्यूज रिलेटेड होते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल या एथिकल और रीजनल जो इश्यूज हैं, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, होस्ट कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जैसे कोई एफडीआई अगर कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर जो होस्ट कंट्री की पॉलिसीज हैं, उसके बेसिस पे ही वहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। होस्ट कंट्री जितनी अच्छी पॉलिसीज बनाएगी, उतना ज्यादा उसको एफडीआई इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पॉलिसीज ऑफ द होस्ट कंट्री क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट रूल्स, जिसमें बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एग्रीमेंट है, कितने टाइम तक उसका लैंड टेन्योर वगैरह रखना है, तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पे इंक्लूड आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम यहाँ पे बात करें जो लास्ट हाफ सेंचुरी है, उसमें बेसिकली हम जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस हैं, वो धीरे धीरे कमोडिटीज के क्या हुए हैं, कम हुए हैं। एंड जो कि मेजरली अगर हम देखें, तो वो कम किसके कारण हुए हैं कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का यहाँ पे बढ़ने के कारण आपको ये देखने को मिला है कि जो ओवरऑल रियल एग्रीकल्चर प्राइसेस हैं, वो धीरे धीरे उनमें रिडक्शन देखने को यहाँ पे मिला है। लेकिन हम यहाँ पे देखें, तो जो रेट है आपकी, उसमें इतना ज्यादा अभी चेंजेस नहीं देखने को मिला, बट इन रिसेंट ईयर्स द यील्ड ग्रोथ रेट स्लोड डाउन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि 1960 के टाइम पे जो आपकी यील्ड ग्रोथ रेट करीब 3.2% थी, वो 2000 तक आते आते आपकी 2000 के टाइम तक आते आते वो आपकी 1.5% के यहाँ पे आपको देखने को मिली है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये सबसे ज्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिला था। देन उसके बाद से ही आपकी जो ग्रोथ रेट है सीरियल क्रॉप्स की, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिल रही है पर ईयर के बेसिस पे। तो ये ग्रोथ रेट है। हम अगर हम यहाँ पे देखें, वेट की जो ग्रोथ रेट थी वो करीब 6 के समथिंग थी यहाँ पे, लेकिन अगर आप अभी आके देखेंगे तो वो करीब यहाँ पे 2 के समथिंग देखने को मिल रही है। तो ये इसमें काफी ज्यादा रिडक्शन हमारे लिए जनरली देखने को मिला है। इसी तरीके से राइस और मेज की बात करें, तो ये दोनों करीब 3 के समथिंग थे, और ये भी अभी आपके पास 1 के समथिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो इनमें काफी ज्यादा पर ईयर जो ग्रोथ थी आपकी,
ग्रोथ जो रेट था आपका, उसमें यहाँ पे रिडक्शन हमारे लिए देखने को मिला है। तो जो एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रिटर्न्स जनरेट करता है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे टोटल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट देखें एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो करीब 41 बिलियन यूएस डॉलर के समथिंग यहाँ पे रहा होगा। इसमें हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो पब्लिक सेक्टर है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें पब्लिक सेक्टर की जो भागीदारी थी वो करीब 59% थी, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी 41% थी। एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बस पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर यहाँ पे आपका डोमिनेट करता है। अब इन दोनों सेक्टर में आपको एक डिफरेंसेस देखने को मिलता है जनरली। वो डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर रिसर्च है वो बेसिकली क्या होता है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज, वहां पे क्या होता है, फार्मर के पास, जो फार्मर होते हैं वो, उनके पास कैपिटल ज्यादा होती है या वेल्थ ज्यादा होगी, तो देन वो क्या करते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है कमर्शियल फार्मर्स के बेसिस पे देखने को मिलता है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग जो कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है आपका जो एग्रीकल्चर है वो एज अ इतना ज्यादा कमर्शियल नहीं है, आपका यहाँ पे सस्टेनेबल टाइप का देखने को मिलता है। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग हम जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके की जो पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बेसिक इंप्रूवमेंट करने पे है आपका स्टेपल क्रॉप की और जो माइनर क्रॉप्स हैं उनके ऊपर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो रिसर्च कंपनीज हैं उनका मेजर जो फोकस है वो यहाँ पे प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, और जो फार्मर्स हैं उनके उनको भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपनी मेथड्स या टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखें पर्टिकुलर रीजनल वाइज R&D में कितना कितना एनुअल ग्रोथ रेट आपको जनरली देखने को मिल रही है। तो लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन है इसमें आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है, और अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे कम यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसमें पर्टिकुलर ये नेगेटिव में जाती हुई देखने को मिल रही है आपको 1990 से लेकर 2000 के बीच में। अब लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पीछे अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला है आपका मार्केट फेलियर, एंड दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। टू इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन ब्रीडिंग एंड सीड सिस्टम एंड प्लांट ब्रीडिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नीड टू बी क्लियर डिफाइंड, एंड जो टेक्नोलॉजीज है उनको क्या होगा कि ब्रॉड जितना हम रख सकते हैं उतना ज्यादा आपको बेटर रहेगा। जैसे कि हमारे लिए न्यू प्लांट वेराइटीज एंड एनिमल ब्रीड्स बेटर अडोप्टेड टू चेंजिंग कंडीशंस, इसके साथ साथ फार्मिंग सिस्टम्स जो इम्प्रूव्ड वाटर एंड लेबर सेविंग टेक्निक्स साथ रहे आपके, देन जो आपके रिडक्शन ऑफ लॉसेस एंड वेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इन सभी पे भी हमारे लिए फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ हम विन विन कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और आपका जो सस्टेनेबिलिटी है वो भी यहाँ पे रहे। तो इसमें बेसिकली आपका कंजर्वेशन फार्मिंग आता है जिसमें आपका नो टिलेज वगैरह हम करते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स आपको देखने को मिलती हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेज का प्रोग्रेस है यील्ड में वो किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 1980 से अगर हम यहाँ पे देखें तो मेज का जो है नॉर्थ नदर्न अमेरिका में, तो वो आपका करीब 6 टन पर हेक्टेयर के समथिंग था आपका यहाँ पे। और इसी को अगर हम यहाँ पे देखें 2007 के करीब तक, तो ये आपका 9 के समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 9 टन पर हेक्टेयर। तो इसमें आपका यहाँ पे कितना इंप्रूवमेंट मिल रहा है, करीब 6 से लेके आप यहाँ पे 9.5 के समथिंग पहुंच रहे हैं। इतना इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। यही ग्रोथ अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले ये आपका 1.8 के समथिंग जो भी है उससे ये आपका करीब 1.9 तक ही पहुंचा है। मतलब ये जो ग्रोथ है आपकी इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ये मेजर रीजन है कि इन पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनका क्या है कि हंगर और पॉवर्टी का मेन जो रीजन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। तो इसके साथ लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो किस क्या क्या रीजन्स रहे हैं इसके यील्ड गैप के। तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो सीरियल यील्ड इन अफ्रीका ग्रो की है, but still around 1.2 tons per hectare as compared to the average yield of some 3 ton per hectare in the developing world. देन इसके बाद फर्टिलाइजर कंजप्शन की बात करें तो अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पे 13 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे फर्टिलाइजर कंजप्शन किया जाता है। मिडिल ईस्ट और जो आपके नॉर्थ अफ्रीका है वहां पे करीब 73 का समथिंग किया जाता है। और जो आपकी ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन है वहां पे करीब 190 किलोग्राम पर हेक्टेयर यहाँ पे फर्टिलाइजर कंजप्शन किया जाता है। तो
ये जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे टेक्नोलॉजीज प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है कि इनमें यील्ड में रिडक्शन देखने को मिलता है। अब रीजंस क्या क्या है इतने ज्यादा यील्ड गए पाने के? तो पहला रीजन यही है कि इनके पास सफिशिएंट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं है, जिसके कारण कि वो डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकें या यील्ड एनहेंसिंग सीड्स और क्रॉपिंग टेक्निक्स को वो यूटिलाइज करके अपनी यील्ड को इम्प्रूव कर सकें। दूसरा यहाँ पे कि जो इंफॉर्मेशन है, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड टेक्निकल स्किल्स हैं, इनकी अनअवेलेबिलिटी है या वो प्रॉपर वे में अवेलेबल वहां पे नहीं है। इसके बाद थर्ड अगर गैप देखें तो वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्करेजिंग फार्म पॉलिसीज। एंड देन लास्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैव नॉट बीन अडेप्टेड टू लोकल कंडीशंस। जनरली जब भी हम बात करते हैं ब्रीडिंग की, तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट आता है जेनेटिक इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन। तो अगर आपने कोई वैरायटी जहाँ पे जनरली यूरोपियन कंट्रीज के लिए बनाई है या कोई वैरायटी आपने इंडिया के लिए बनाई है, तो वो जब आप यहाँ पे लेके अफ्रीका में जाएंगे या कोई ऐसी कंट्रीज में लेके जाएंगे जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पे उसका क्या होगा, जेनेटिक इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और उसके कारण जो यील्ड है आपका वो इतनी नहीं होगी जितना जिस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लिए वो बनी हुई थी। तो इसीलिए क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में ही जब तक हम R&D पे फोकस नहीं करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक उतना ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। अब सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? सॉल्यूशंस आपका पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड इंस्टीट्यूशंस में। इसके बाद पॉलिसीज जो हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेंगी, जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, एंड इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर फील्ड में लोग हैं उनकी इनकम धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो प्लांट ब्रीडिंग इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें आपको वेराइटीज को हम जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकें, और इसके साथ साथ जो वेराइटी हो वो मोर रेजिलेंट हो टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक में बेसिकली आपके इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेस आ जाएंगे, एबायोटिक में आपके जो ऐसे ड्रॉट फ्लड्स, इन सारी जो कंडीशंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ग्लोबल ईल्ड लॉस अगर हम देखें बायोटिक स्ट्रेसेस थे, तो ऑन एवरेज करीब 23% आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे GM क्रॉप्स की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, वो करीब 2008 के टाइम पे इसका जो एरिया था वो करीब आपका यहाँ पे 800 मिलियन हेक्टेयर था, जो अभी बढ़ के करीब आपका मिलियन हेक्टेयर के समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स अगर देखें तो वो है आपकी सोयाबीन, जो कि आपकी हर्बिसाइड टॉलरेंट है। देन फिर उसके बाद जो डिफरेंट क्रॉप्स आती हैं, मेज, कॉटन एंड कैनोला। इसका जो अगर हम करंट वो देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है या कंट्रोवर्शियल इश्यूज इनके साथ रहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के साथ, वो काफी ज्यादा रहते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो रिस्क असेसमेंट की जो टेक्निक्स हैं, किस तरीके से उनको रिलीज करना है या किस तरीके से उनमें आपको असेस करना है कि इनसे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, तो वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे डेवलप्ड इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना हुआ, आपका ब्राजील है, और देन इंडिया है, इन्होंने पर्टिकुलर GM क्रॉप्स के फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। इंडिया में कौन सी GM क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं? कॉटन। कब से इसको अप्रूवल मिला हुआ है? कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था GM कॉटन को इंडिया में, या अप्रूव्ड किया गया था? 2009। 2009। और कोई आंसर? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, SRF में आ चुका है ये। 97। 2002 के टाइम से आपका यहाँ पे कॉटन के कल्टीवेशन को अप्रूव्ड किया गया है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेजर जो कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो एक्सटेंशन है उसमें अगर हम बात करें तो आपको नई जो टेक्निक्स हैं, आपकी फार्म मशीनरी से रिलेटेड टेक्निक्स हैं या प्लांट वैरायटी कोई भी आप कह रही है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जब तक वो फार्मर तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और डेवलपिंग कंट्रीज में ये देखने को मिलता है जनरली कि जो मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स हैं उसमें वुमेन का रोल भी काफी ज्यादा रहता है, महिलाओं का योगदान भी काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बट इन कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज है वो प्राइमरली फोकस्ड होती हैं मैन पे, जिसके कारण अगर हम यहाँ पे देखें तो फीमेल फार्मर्स रिसीव्स ओनली 5% ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, एंड ओनली 15% ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंशन एजेंट्स आर वुमेन। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके कारण आपको मेजर इशूज फेस करना देखने को मिलता है।
अब यहाँ पे इसको इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है, तो पहले ये आपका एक्सटेंशन सर्विसेज को बढ़ाएंगे आप, फार्मर फील्ड स्कूल्स, देन आपका फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की टेक्निक्स हैं, इनके जरिए आप यहाँ पे जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा जो जेंडर इनइक्वलिटी है इन एग्रीकल्चर फील्ड वो भी आपकी यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होगी और आपको वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अगर हम पिछले जो मार्केट ट्रेंड वगैरह की बात करें, तो वर्ल्ड में जो फूड क्राइसिस आई है उससे आपको ये तो क्लियरली पता चल गया कि हमारे लिए जो ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम हाईली वनरेबल है। अगर कहीं पे भी एक कमोडिटी के प्राइसेस में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो देन दूसरी कमोडिटी उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी ज्यादा उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका अगर हम देखें कि जैसे ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका जो प्राइसेस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर उसमें देखें तो वर्ल्ड मार्केट प्राइस ऑफ मेजर सीरियल्स, ऑयल सीड, वेजिटेबल ऑयल्स एंड लाइव स्टॉक जो प्रोडक्ट्स हैं, उसका क्या हुआ कि पिछले 30-40 साल में जो प्राइजेस थे वो कम हुए हैं। लेकिन कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके कारण अभी भी ज्यादा बैलेंस बना के हुआ रखा हुआ है सप्लाई एंड डिमांड में। वो मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पहला यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज की जो डिमांड है वो काफी हाई आपको देखने को मिल रही है। देन स्लोइंग रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, देन राइजिंग एनर्जी प्राइसेस एंड कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर फीड स्टॉक एंड द बायोफ्यूल्स, एंड देन पॉलिसीज जो है आपकी, कई कंट्रीज क्या करती हैं, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस या बैन लगा देती हैं। जैसे अभी इंडिया ने एक पर्टिकुलर कमोडिटी का बैन लगाया कि हम ये कमोडिटी भारत से बाहर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी जब वो करंट अफेयर वगैरह देख रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा यूएसए वगैरह या जो यूरोपियन यूनियन वगैरह है वो उसको विरोध कर रही है काफी ज्यादा। कौन सी कमोडिटी है जिसपे भारत ने लगाया? राइस। हेलो, कौन सी कमोडिटी है? राइस। राइस। राइस में कौन सा है, बासमती राइस है आपका या नॉन बासमती राइस? बासमती राइस सर। एक बार आप चेक करना, नॉन बासमती है जहां तक है, ठीक है। देन इसमें अगर हम देखें, क्योंकि हमने ये बैन इसीलिए लगाया कि हम अपनी कंट्रीज में जो एलनिनो का इफेक्ट होकर आगे जाके कम प्रोडक्शन होने की चांसेस है, तो उससे हम यहाँ पे से बच सकें और अपने जो कंट्री है उसमें फूड के जो प्राइसेस हैं उसको हम रेगुलेट करके रख सकें, ज़्यादा वो इंक्रीज ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया ने उस पर पर्टिकुलर अभी बैन लगाया है कुछ टाइम के लिए। तो इनके कारण भी क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो अगर इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो पूरा का पूरा प्राइस है उसमें काफी ज्यादा आपको चेंजेस एक साथ देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर पर्टिकुलर क्रॉप शॉर्टफॉल हो जाए, कमोडिटी स्पेकुलेशन या शॉर्ट टर्म एनर्जी प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, तो वहां पे आपको एकदम से मेजर प्राइस स्पाइक देखने को मिलेगा। देन ओवरऑल डिमांड ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें, इज एक्सपेक्टेड टू स्लो फर्दर ग्लोबली। डिमांड फॉर सम इनकम सेंसिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं बस उनके बढ़ने के चांसेस है, बाकी के जो जनरली है वो आपकी जो ओवरऑल डिमांड ग्रोथ है वो ग्लोबली स्लो ही रहने वाली है। देन इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसके कारण क्या होगा कि जो सप्लाई इलास्टिसिटी है वो लो रहेगी और जो मार्केट है वो आपका यहाँ पे टाइट रहेगा, मतलब उसमें ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू देखें यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन, तो OECD, फूड एंड एग्रीकल्चर और IFPRI के अकॉर्डिंग जो प्राइजेस हैं वो आपके यहाँ पे स्टे रहने वाले हैं, मतलब ज़्यादा उनमें डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा एज अ मीडियम टर्म के बेसिस पे देखा जाए तो। ये पर्टिकुलर आपके प्राइसेस हैं अलग अलग कमोडिटीज के बेसिस पे। तो अगर हमने यहाँ पे 1997 में जो प्राइस है उसको एक माना था, तो वो किस तरीके से उनमें डिफरेंसेस देखने को मिला। तो यहाँ पे 2007-8 के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, फूड क्राइसिस, तो उसमें यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो सारे प्राइसेस थे काफी ज्यादा बड़े हैं, फिर उसके बाद जो है कि स्टेबली आपको देखने को मिलेंगे। देन इसी तरीके से इसमें भी आप देखें ऑयल सीड में भी इंक्रीज देखने को मिला था, और जो शुगर है उसके प्राइसेस में भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको हाइक देखने को मिला था। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको वायलेट करते हैं। तो पहला है आपका प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी, देन दूसरा है इनस्टेबिलिटी ऑफ द US डॉलर एक्सचेंज रेट, देन फिर मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल ऑयल प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट इन टाइम्स ऑफ हायर प्राइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब लो इनकम फूड डेफिसिट जो कंट्रीज हैं, या हम बोल सकते हैं डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं,
नीड टू रिड्यूस देयर वनरेबिलिटी टू इंटरनेशनल मार्केट शॉक। इनको अपना जो इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंडेंट जितने ज्यादा वो हैं उससे इनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी फ्लक्चुएशंस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में आता है और ये ज्यादा डिपेंड है तो ये मोर ज्यादातर ये इफेक्ट करेगा आपका पुअर हाउस होल्ड जो है, क्योंकि उनका अगर थोड़ा भी प्राइसेस में इंक्रीज आता है तो देन वो वहां पे सबसे ज्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली जो आपकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं अफ्रीका में become more food import dependent without becoming more productive in their urban agriculture producing sectors। तो ये कुछ important इसका point है। Then many developing countries have improved price incentives for agriculture producers by reducing historical policy biases against agriculture। Then अगर हम यहाँ पे देखें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की फार्म पॉलिसीज हैं वो अभी इस तरीके से रिलेट की जा रही हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम, जैसे एग्रेरियन सेक्टर है आपका, एग्रीकल्चर पे अगर बेस्ड सेक्टर है, तो उसको चेंज करके हम किस तरीके से मोर डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज या सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स की तरफ मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं उनको भी एसिलेट करना चाहिए या बढ़ना चाहिए। तो इसमें जो ट्रांजिशन है उसमें आपका क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में हम देखें तो एग्रीकल्चर में आपके ज्यादातर लोग इन्वॉल्व रहेंगे, एग्रेरियन इकोनॉमिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, या जो सबसे ज्यादा आपका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर का रहेगा। देन उसके बाद जनरली इंडस्ट्रियलाइज और देन फिर आपका सर्विस सेक्टर का। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पर्टिकुलर इकोनॉमी, या फिर वो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स वहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो ट्रांजिशन है आपका एग्रेरियन स्ट्रक्चर से आपको इंडस्ट्रियलाइज स्ट्रक्चर या मोर डेवलप्ड सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स की तरफ जाने का, तो इसमें क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो जीडीपी में क्या होगा, घटता चला जाएगा। अब जीडीपी में इनका शेयर घटेगा, लेकिन जो पर कैपिटा आपके यहाँ पे अगर देखें तो पर कैपिटा जो इनकम है वो आपकी यहाँ पे बढ़ेगी। तो एनआरएस जो है आपका वो इंक्रीज होगा, देन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी है वो आपका डिक्लाइन होगा। और यहाँ पे हम टोटल बात करें एवरेज एग्रीकल्चर टोटल इनकम जो है आपकी वो क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो नेगेटिव पॉलिसी वाइजेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अगेंस्ट, उनमें इंप्रूवमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से अगर हम मेजर पॉइंट देखें तो पहला है आपका यहाँ पे ट्रेड डिस्टॉर्शन कॉफिशिएंट। बेसिकली आपका ये पहले 0.96 था, जिसको अभी करके 0.74 पे आ चुका है ये 2007 के टाइम पे, और अभी जाके अगर हम देखें करंट का तो वो और कम आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जितना ज्यादा ये हाई होगा उतना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड्स में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देन इसके बाद मार्केट प्राइस सपोर्ट एंड जो वो है आपका ये धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, और जो वैल्यू ऑफ ओईसीडी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है ये 53% तक आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये डायरेक्ट पॉइंट आपको याद नहीं रखना है। देन अगर रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करें क्या क्या आपको फेस करने पड़ सकते हैं वर्ल्ड को आपका 2050 में सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस प्रोवाइड करने के लिए, तो पहला है आपका हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को आपको टैकल करना पड़ेगा, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, और तीसरा है आपको जो एनर्जी के प्राइसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उससे आपको यहाँ पे बचना होगा। तो ये आपके बेसिक रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है वो उसमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, अगर हम पर कैपिटा बेसिस पे देखें तब भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। बट जो क्रोनिकली अनरिच्ड पीपल हैं उनका जो नंबर है वो घटने की बजाय क्या हुआ है, बढ़ा है यहाँ पे। तो इससे अगर हम देखें तो 2050 तक आप जो बोल रहे थे कि आपको 2030 तक पूरे वर्ल्ड को हंगर फ्री करना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे पूरा होता हुआ देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल हु आर अंडर नरिश्ड टुडे, आज के टाइम पे आपको 1 बिलियन पीपल को प्रॉपर हम फूड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। करीब 9 पॉइंट कुछ परसेंट के समथिंग 9.2% जो पॉपुलेशन वो आपकी अभी हंगर फेस कर रही है यहाँ पे। तो ये रीजनल चेंजेस इन द नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ अंडर अनरिश्ड पीपल में। देन अगर हम जो कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले जितना आपको वो देखने को मिल रहा था हंगर, उतनी ज्यादा अभी केसेस कम हुए हैं यहाँ पे। तो अगर हम इंडिया के बेसिस पे देखें या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं कुछ जो अपनी पर्टिकुलर कंट्री में
हंगर को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल रही हैं। तो उनके बेसिस पे देखें तो वहां पे मेजरली देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हो रही है, उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो आपके जो पुअर पीपल हैं उनको भी पर्टिकुलर देख के वहां पे पॉलिसीज को क्रिएट कर रहे हैं। अब मेजर अगर बात करें हम यहाँ पे वर्ल्ड में जो पुअर है वो 70% जो डेवलपिंग कंट्रीज के पुअर है वो बेसिकली रूरल एरियाज में यहाँ पे जनरली रहते हैं, और अपने जो लिवलीहुड है उसके लिए बेसिकली एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट पर्टिकुलर इस सेक्टर को इग्नोर कर दिया पॉलिसीज में, या पब्लिक इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पे इतनी ज्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम्स वहां पे फिर आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो 25% है आपका पुअर, वो अर्बन एरियाज में, तो उस पर भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। देन अगर कोई व्यक्ति हंगर की प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या दिक्कत देखने को मिलेंगी। पहला तो यही है कि वो जितना उसके पोटेंशियल है उतना वर्क नहीं कर पाएगा, और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके लिए ससेप्टेबल होगा वो डिफरेंट डिसीजेस के लिए। तो इससे क्या होगा कि जब वो आपका हेल्थ पे पैसा ज्यादा खर्च होगा तो देन वहां पे वो क्या करेगा कि जो अपना इम्प्रूवमेंट है वो इतना ज्यादा आप नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे हम बचने के लिए फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर इसका ज्यादा फोकस हम करते हैं मोस्ट वनरेबल जैसे कि पर्टिकुलर वुमेन एंड चिल्ड्रन पे, तो ज्यादा आपको हेल्प देखने को मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका क्लाइमेट चेंज, जो काफी हद तक आपको यहाँ पे इफेक्ट करने वाला है एग्रीकल्चर को, और जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे की टाइम पे कि इनको जो क्लाइमेट रेसिलेंट वेराइटीज को डेवलप करने के लिए बायोटिक एंटीबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस जो वेराइटीज हैं वो इनको काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि काफी ज्यादा तरीके से ये इफेक्ट करता है, यहाँ पे क्या क्या इसके देखने को मिलते हैं। तो पहला हाई टेम्परेचर होगा, इसके बाद जो CO2 का कंसंट्रेशन है उसमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करें तो CO2 कंसंट्रेशन कितना है। 0.03%. 0.03। और कोई आंसर। PPM में कितना है। सर 360 पीबीएम। हाँ, इसके आसपास ही जनरली आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलर हम अगर देखें तो 400 PPM के आसपास ये धीरे धीरे पहुंचने वाला है आपका। तो इसके जस्ट 10 और 20 प्लस माइनस हम जनरली यहाँ पे देख सकते हैं। 400 PPM के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिला, जो कि पहले आपका 300 PPM के करीब था। तो ये काफी ज्यादा इसमें देखने को मिला चेंजेस। अब जो ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर है वो भी क्या होगा यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 22 सेंचुरी जब हम बात करेंगे यहाँ पे 2100 के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो आपका 1.8 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के चांसेस हैं ग्लोबल मीन टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर के। तो इतना टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा आपका 1.8 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस, तो जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। और उससे एक मेन इफेक्ट ये देखने को मिलेगा कि जो लो लैंड एरियाज हैं उसमें पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि इन पर्टिकुलर एरियाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस होंगी। तो इनके कारण क्या होगा कि जो फूड सिक्योरिटी है वो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है वहां पे आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि फूड प्रोडक्शन में काफी दिक्कत आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाईज, एंड देन जो आपका यूटिलाइजेशन, इन सब में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब पूरा हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये जियोग्राफिकली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कई पर्टिकुलर जगह में इसका इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और कई जगह पे इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि हम सदर्न कंट्रीज, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि इनका जो रोल है वो क्लाइमेट चेंज के लिए इतना ज्यादा रोल नहीं है, इतना ज्यादा ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्लाइमेट को खराब करने में। लेकिन जो इफेक्ट होगा इनके लिए काफी ज्यादा सीरियस डैमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो बेसिकली हो सकता है आपका एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण, या जो इनकी फूड की प्रोडक्टिविटी है वो यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो इसी को हम देखें तो अफ्रीकन एग्रीकल्चर जो है आपका उसमें करीब 15 से लेकर 30% तक यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन
हमने अभी देखा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो होगा बेसिकली क्या, आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लोकेटेड है या जो टेम्परेट लेटिट्यूड्स पे जो रीजन्स लोकेटेड हैं वहां पे आपको इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से वहां पे ग्लेशियर्स हैं या बर्फीली जगह है। तो हायर टेम्परेचर जब होगा तो वो देन वहां पे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होगा कि एक तो जो आपका एरेबल लैंड है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रोइंग पीरियड जो है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। और थर्ड जो है आपका क्रॉप की यील्ड है, ये भी आज के कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ने के चांसेस हैं। तो क्लाइमेट चेंज के हम जनरली नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं, बट यहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अगर पूरा हम देखें यहाँ पे 2080 के टाइम पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होने वाला है, तो ये जो रिपोर्ट है वो यूनेप की रिपोर्ट है आपको। तो जो आपकी कंट्रीज है जैसे ये पूरी तरीके से फुल ग्रीन कलर है, जैसे ये आपका कनाडा वगैरह का जो रीजन है यहाँ पे, तो इनमें क्या होगा कि 50% तक यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा सीरियल के प्रोडक्शन में। लेकिन जो रेड है आपका जगह, जैसे कि आप यहाँ पे बात करेंगे अफ्रीकन रीजन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादातर ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिया आपका उस पर्टिकुलर रीजन में आता है जहाँ पे इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है या इसका नुकसान भी देखने को मिल सकता है। मतलब हम पे इतना ज्यादा इसका इफेक्ट इंडिया पे नहीं होने वाला है। तो ये जो है आपका, ये किसी किसी पर्टिकुलर रीजन पे आपका इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अलग जो कुछ जगह हैं उन पे पर्टिकुलर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो रिसेंट मॉडलिंग रिजल्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया है कि सम रीजन्स में आपको लॉसेस होंगे और कुछ जो पर्टिकुलर रीजन्स है वहाँ पे आपको गेन देखने को मिलेगा। तो एग्रीगेट इफेक्ट अगर हम देखें क्लाइमेट चेंज का ऑन ग्लोबल प्रोडक्शन, इनिशियल वे में तो ये क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, स्पेशली सीरियल क्रॉप्स पर। तो और अगर हम यहाँ पे देखें CO2 फर्टिलाइजेशन, हम जनरली CO2 फिक्सेशन जो बोलते हैं आपका फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें क्या होगा कि इनिशियली आपको प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट फूड सिक्योरिटी। बट अगर आप लॉन्ग वे में यहाँ पे देखोगे तो और भी जो डिफरेंट क्वांटिटेटिव असेसमेंट हुए हैं उनके बेसिस पे आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज का एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही फाइनली आपको देखने को मिलेगा। देन इसके कारण क्या होगा कि आपका जो फूड प्राइसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के दौरान। और अगर हम बात करें IFPRI प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो जो ग्लोबल मेज के प्राइसेस हैं उसमें काफी ज्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू द आपका राइस और व्हीट के कंपेरिजन। देन सब साहारन अफ्रीका जो है आपका, यहाँ पे हंगर जो है, जैसे अगर वर्ल्ड में अभी 100 पीपल हंगर फेस कर रहे हैं तो उसमें से क्या होगा कि 24 पर्टिकुलर आपके यहाँ पे अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये आगे चल के 2050 तक ये जब वैल्यू हम देखेंगे तो वहां पे क्या होगा कि वर्ल्ड की जो 40 to 50% हंगर है वो मेनली अफ्रीकन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगी। तो जो मेन इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो होगा क्लाइमेट चेंज का अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर। देन अगर हम यहाँ पे बात करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर आपका ग्रीन हाउस इमिशन करता है आपका, तो इसमें बेसिकली कौन सी है आपकी मेथेन गैस जो होती है। मेथेन गैस कहाँ से प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर में अगर देखें तो पैडी फील्ड, राइस फील्ड्स में। राइस फील्ड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पैडी फील्ड के अलावा आपकी मेथेन कहाँ से प्रोड्यूस होती है एग्रीकल्चर के अगर पूरे उसमें देखें तो लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में जो होता है आपका डेयरी, वहां से जो है वहां पे भी आपका मेथेन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो टोटल अगर हम करेक्टली देखें तो जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन में करीब 14% आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बट इसको ये मिटिगेट करने का पोटेंशियल इस तरीके से रहता है कि जो CO2 है but also has the potential to mitigate between 5.5 to 6 GT of the CO2 per year, mainly through the soil carbon sequestration and mainly in the developing countries। अब हम एग्रीकल्चर बेस्ड मिटिगेशन जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम किया जा सके। तो ये जनरली इन टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का यूज कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन, forest conservation management, agroforestry for food and energy, land restoration and biogas and best recovery of biogas and best, and conservation of soil and water resources।
देन इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट आता है, वो आता है आपका क्लाइमेट पॉलिसी जो प्लानिंग है एंड इम्प्लीमेंटेशन है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, इनको काफी ज्यादा इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को धीरे धीरे क्या कर सकें, कम कर सकें। अब इसके साथ साथ जो कंट्रीज हैं उनको रिक्वायर्ड है कि आप कितना आपका यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होने वाला है, तो उसके असेसमेंट के लिए और जो उसके एवेल्युएशन के लिए पॉलिसीज रिक्वायरमेंट है या क्या क्या उनको कदम उठाने चाहिए, वो यहाँ पे जनरली लेना चाहिए। एंड असिस्टेंस जो है पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को देना चाहिए, जैसे कि आपका मोस्ट वनरेबल कंट्रीज जो हैं अफ्रीकन वगैरह, इनको असिस्टेंस विल बी पर्टिकुलरली नीडेड इन द लीस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट वनरेबल कंट्रीज। इसके साथ साथ कार्बन मार्केट का यूज भी कर सकते हैं। कार्बन मार्केट जनरली क्या किया जाता है कि जैसे आपका यहाँ पे दो कंट्रीज हैं आपकी, एक है आपकी इंडस्ट्रियलाइज और एक है आपकी यहाँ पे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो कार्बन मार्केटिंग में बस ये होगा कि जैसे इनके पास 20 यूनिट कार्बन का है, ठीक है, कि इतना इतना ये कर सकते हैं अपने यहाँ से प्रोड्यूस। लेकिन क्या होगा कि जैसे जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज है उसने अपने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 यूनिट कार्बन का यूज कर लिया। लेकिन अगर जो ये वाली जो कंट्री है आपकी लीस्ट डेवलपिंग, इसने क्या किया कि मुश्किल से 3-4 यूनिट इसने यूज किया, तो इसके पास क्या होगा, यहाँ पे 17 जो यूनिट है वो बची हुई है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसने क्या किया है, एक्सेसिव यूटिलाइज किया, तो ये इससे क्या कर देगा, यहाँ पे इसको पे करेगा कि हम आपकी कंट्री में आके और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर देते हैं, या जो आपके फंड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, तो हम अपनी कंट्री में इसको जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट चलाने के लिए, वो तो हम चलाएंगे, लेकिन आपकी कंट्री में हम उसका भरपाई करने के लिए एज ए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज कैन जनरेट बेनिफिट थ्रू द ब्रॉडर इन्वॉल्वमेंट इन कार्बन मार्केट। और इनको पर्टिकुलर जैसे आपके कार्बन मार्केट वगैरह हैं, तो जब लास्ट के जो चैप्टर्स हैं बायोडाइवर्सिटी वगैरह, तो उनमें हम काफी अच्छे से देखेंगे। अब बायोफ्यूल्स का हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, वो कितने जनरेशन का होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जनरेशन में हम किसका यूज करते हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, सीरियल्स का करते हैं। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो जो फर्स्ट जनरेशन है आपका, उसी तरीके से हम सीरियल्स का, देन सेकंड में लिग्नोसेल्यूलोज का, और थर्ड में आपकी एल्गल सेल्स वगैरह हैं, इनका यूज हम करते हैं। तो बायोफ्यूल जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर वेस्ट में मोर देन 3 फोल्ड बढ़ा है इन पर्टिकुलर 8 साल में, 2000 से लेकर 2008 तक। और ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल है उसमें 2% तक वर्ल्ड में एज अ कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके साथ साथ कुछ जो पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, वो बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण बायोफ्यूल्स का क्या है कि इंक्रीज आपको देखने को मिला है। पहला तो यही है कि मैंडेटेड ब्लेंडिंग ऑफ बायोफ्यूल्स विद फॉसिल फ्यूल, कितने परसेंट एथेनॉल मिलाने की परमिशन है इंडिया में, 1%, 2%, 5, 20 10, कितना, 50%, 20 20%, ठीक है, इसको चेक करना, नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। ठीक है, तो जो मैंडेट है आपके ब्लेंडिंग्स ऑफ बायोफ्यूल्स विद फॉसिल फ्यूल, इसके साथ साथ टैक्स इंसेंटिव्स हैं एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, इनके कारण यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पे बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही हैं धीरे धीरे। अब इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन वाला आपका बायोफ्यूल कन्वर्जन है, वो मेजर रिस्क है फूड सिक्योरिटी के लिए। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OECD के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, तो और FAO के अकॉर्डिंग, तो ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन ये 192 बिलियन लीटर के करीब पहुंच जाएगा 2018 में। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। बायोडीजल के प्रोडक्शन में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बट जो बायो इथेनॉल है उसके काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, या जो इसका परसेंटेज है काफी ज्यादा होगा आगे चल के। दैट इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि किस तरीके से आप वर्ल्ड को हंगर मिटा सकते हैं, तो वो है पॉलिटिकल विल एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस।
तो जो पॉलिटिकल बिल जब तक नहीं होगी, जितने भी आपके इंटरनेशनल समिट्स वगैरह हैं, उनका जब तक मेन एजेंडा आपका चेंज नहीं रहेगा, क्लाइमेट चेंज वगैरह पे बेस्ड नहीं होगा, या हंगर को किस तरीके से रिड्यूस करना है, पहला तो पॉलिटिकल बिल और दूसरा उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वहां पे देखने को मिलता है। तो ये दो मेजर पार्ट यहाँ पे करते हैं। जैसे कि यूएन चार्टर के में भी ऑब्लिगेशंस थे कि प्रोटेक्ट एंड फुलफिल ह्यूमन राइट्स, जिसमें कि आपका था राइट टू फूड। तो यहाँ पे इसको पर्टिकुलर मेन एजेंडा आपका यहाँ पे अगर ये होता है तो देन काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 30 बेसिक्स जो ह्यूमन राइट्स हैं आपके, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि राइट टू फूड। अब यहाँ पे जो गुड गवर्नेंस है वो आपको नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा पावर्स का, उतना ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये इफेक्टिव तौर पे वर्क करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो मेन सरकार, उसके अलावा जो डिफरेंट वो हैं आपके, एक ही सरकार पर पूरी पावर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग लेवल पे आके जो पावर है वो डिवाइडेड रहेगी। तो उससे ज्यादा क्या होगा कि करप्शन वगैरह ज्यादा नहीं होगा, और जो गुड गवर्नेंस है वो आपको काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है जो उस पर्टिकुलर फील्ड में रिस्क को असेस करें, और इसके साथ साथ उसको किस तरीके से क्या सॉल्यूशंस उसके रहने वाले हैं, तो देन वहां पे वो प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ जो आपकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं इनको देखें, और जो इनइक्वलिटी वगैरह है उस पर भी फोकस करें। तो देन हम यहाँ पे 2050 में पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसको इजीली फूड प्रोवाइड कर सकते हैं।